जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हम डेली आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन लेके आते हैं, तो आज भी देखिए हमारे पास जो है प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन है। इसमें देख सकते हो आज हम करेंगे यहाँ पर जो 25 नवंबर है इसकी फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी 25 आपके जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, ये और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उन्हीं के बारे में अपडेट, यानी कि 2022 में जो अपडेट हो चुका है उसके अनुसार आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, वैसे आपको उसमें बताने वाले हैं। जीके से उसके अलावा जो क्वेश्चन बन सकते हैं वे सभी बताने वाले हैं। तो बस वीडियो को लास्ट तक एक बार सुनना है, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एग्जाम 2019 में जो आपका जीडी में हुआ था वही क्वेश्चन आपके 2022 में भी डायरेक्ट पूछे गए। तो आपको ये क्वेश्चन देखना है। जीडी का जो एग्जाम होता है इसमें एसएससी हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक और बात बता दूं कि अब डेली आपको कितने बजे कौन कौन सी क्लासेस मिलने वाली है, तो ये सभी आपको बता देता हूं। देखिए 9 बज के यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हो इसे कि आपको ये क्लासेस सभी देखना है। अगर जीडी में सिलेक्शन लेना है तो इतनी क्लासेस अगर आप मात्र सुनते भी है तो आपको याद हो जाएगा, और ये आपके जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जीडी की आपकी 24,000 के समथिंग वैकेंसी हो गई है, आने के लिए तय हो चुकी है। बस तो आपको देखिए ध्यान रखना है कि कौन कौन से समय पर, जैसे अगर देखा जाए तो 9 बज के सुबह 40 मिनट पे, देखिए 9 बज के सुबह 40 मिनट पे आपको कौन सी मिलेगी। तो डेली आपको एक डे, मतलब कि एक दिन में कितने पेपर होते हैं, तो 3 शिफ्ट होती है ना, 3 शिफ्ट होती है, तो इन तीनों शिफ्ट का सॉल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, ये 3 शिफ्ट जो होती है इनका फुल सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो एक दिन में 3 शिफ्ट होती है, तो ऐसे 21 दिन आपके पेपर चले थे, टोटल 63 शिफ्ट हुई थी। इसमें से हमने इससे पहले के सॉल्यूशन करा दिए हैं जितने भी पेपर हुए थे। आप देखते हैं 9:40 पे अगर सुबह देखे तो कौन सी शिफ्ट मिलेगी, तो जीके की फर्स्ट शिफ्ट मिलेगी। ठीक है, जो आपको जो फर्स्ट दिन होगा, आप जैसे 25 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये फर्स्ट शिफ्ट रहेगी 9:40 पे। और उसके बाद 10:40 पे आपको मिलेगी, 10:40 पे मिलेगी हिंदी की प्रीवियस ईयर। ठीक है, हिंदी की, और हिंदी की डेली क्लासेस भी आपकी चल रही है, इसका समय भी आपको बता देंगे। तो ये 10:40 पे आपको प्रीवियस ईयर एक शिफ्ट का मिलेगा। और इसके बाद चल के अगर बात करें तो 1:40 पे आपको डेली अभी तो मैथ का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको मिलेगा 1:40 पे। इसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर में, और यहाँ पर देखिए 3:30 आपकी क्या रहती है, हिंदी की डेली क्लासेस रहती है। तो इसको देखना ना भूले, 25 में से 25 टारगेट करके क्लास चल रही है, तो इसे जरूर देखें। ठीक है, यहाँ देखिए और आपको बता दें जैसे कि 4:40 पे, 4:40 पे फिर आपको मिलेगी जीके की। ठीक है, जीके की सेकेंड शिफ्ट, जो आपका दिन रहेगा उसी दिन के, मतलब एक दिन में 3 शिफ्ट होती, तीनों शिफ्ट को निपटाना है। और बात करें तो देखिए यहाँ पर रात में 8:40 फिर, ठीक है 8:40 पे आपकी रहेगी क्या, जीके की जो थर्ड शिफ्ट रहेगी, जीके की थर्ड शिफ्ट इसका रहेगा। मतलब एक दिन में तीनों शिफ्ट का सॉल्यूशन कराना है। तो आपकी इतनी क्लासेस अगर आपने बांध ली तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आप 70 प्लस नंबर करके आएंगे। कितने, 70 प्लस नंबर आप जरूर करके आएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आप 70 प्लस नंबर कर सकते हैं। बस आपको मेरी डेली क्लासेस देखना है, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए ये रहा, तो इसमें पूछा है, देखिए ये आपसे जो पूछा गया है एग्जाम में, तो ये किस दिन पूछा गया था, 2019 की। देखिए 2019 में ये पूछा गया था आपका 11 मार्च 2019 की। अगर देखोगे आप 2019 की सेकेंड शिफ्ट, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको बहुत सहायता देंगे। आपके 70 नंबर लाना है तो प्रीवियस ईयर पूरे क्वेश्चन देख डालो। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको दबंग क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, अब सभी चीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये रहा आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि कुलिक पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो कुलिक पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो कुलिक पक्षी अभ्यारण्य जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसमें देखिए कुलिक पक्षी अभ्यारण्य को और किस नाम से जाना जाता है, तो रायगंज पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रायगंज पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है,
पक्षी अभ्यारण्य के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल के रायगंज में स्थित है, इसलिए इसे रायगंज पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है या कुलिक पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट क्या पूछ सकता है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान पूछ सकता है या पेंच अभ्यारण्य पूछ सकता है या नौरादेही अभ्यारण्य पूछ सकता है मध्य प्रदेश से, या आपसे पूछ सकता है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये आपसे पूछ सकता है मध्य प्रदेश से। ठीक है, इतना आपको पता रहना चाहिए। महाराष्ट्र में देखिए बोरीबिली होता है, ये आपसे अधिकतर पूछा जाता है, बोरीबिली और ये दोनों जो है वो पेंच पेंच जो है वो या तो महाराष्ट्र दे देगा या तो मध्य प्रदेश दे देगा, क्योंकि ये दोनों एक ही बॉर्डर पे स्थित है। आंध्र प्रदेश में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको इतना ध्यान में रखते चलना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है क्वेश्चन में, तो देखिए इसमें पूछा गया है कि 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा। तो 2022 में जो एशियाई खेल होंगे वो हो चुके हैं अभी हाल ही में। तो ये देखिए कहाँ पे हुए, चीन के कहाँ पे हुए हैं, तो हांगजू में हुए हैं। कहाँ हुए, चीन के हांगजू में हुए हैं। और आपसे एग्जाम में बस यही पूछा जाएगा कि यहाँ पर सबसे जो टॉप पे वो देश कौन सा रहा है। तो देखिए जो एशियाई खेल हुए इसमें टॉप पे देश रहा था नॉर्वे। भारत का स्थान क्या रहा था, तो भारत से एक ही खिलाड़ी गए थे, आरिफ खान गए थे, जो कि जम्मू कश्मीर से थे, जो स्केटिंग खेल से थे, और इन्होंने एक भी पदक नहीं जीते, तो इसको भारत में पदक तालिका में शामिल नहीं किया गया है। टॉप पे कौन रहा, नॉर्वे देश रहा था। इतना आपसे पूछा जाएगा। और अगर पूछ ले 2022 के एशियाई खेलों से क्वेश्चन, तो अब आपको इतना ध्यान रखना है कि एशियाई खेलों का प्रारंभ कहाँ हुआ था। तो एशियाई खेल सबसे पहले कहाँ आयोजित किए गए थे, तो नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। नई दिल्ली में 1951 में इसका प्रारंभ किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बस आपसे यही पूछा जाएगा कि सबसे प्रथम एशियाई खेल कहाँ पे खेला गया था, तो नई दिल्ली में खेला गया था, 1951 में खेला गया था। किसके शासनकाल में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआत की थी। और उस समय अगर पूछ ले राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक शशि थरूर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हो जैसे द पैराडॉक्साइल प्राइम मिनिस्टर, तो ये किसकी है, तो ये भी शशि थरूर की है। और द हिंदू बे एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म, ये किसकी है, तो ये भी शशि थरूर की है। और एन एरा ऑफ डार्कनेस ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये भी किसकी है, तो ये आपकी है, शशि थरूर की है। परंतु मेकिंग इंडिया ऑसम जो है वो पुस्तक किसकी है, तो ये मेकिंग इंडिया ऑसम ये पुस्तक है आपकी चेतन भगत की है। किसकी है, चेतन भगत, जो कि बहुत फेमस राइटर है। इनकी एक और है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, वो है हाफ गर्लफ्रेंड। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सभी चीज आपको याद रखना है। मेकिंग ऑफ ऑसम किसकी है, तो ये है चेतन भगत की है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, संघवाद भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है जिसके तहत। तो देखिए जो संघवाद है ये कहाँ से लिया गया है, अगर पूछ ले भारत में, तो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, कनाडा से लिया गया है। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है या संघवाद की जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है, तो कनाडा से ली गई है। ठीक है, तो संघवाद का मतलब होता है कि इसके तहत क्या किया जा सकता है, जैसे कि राज्य जो होते हैं वो संघीय सरकार के एजेंट होते हैं। मतलब कि जो संघीय सरकार, संघ मतलब कि जो केंद्रीय सरकार है उसके अधीन ये कार्य करते हैं। राज्य जो होते हैं वो संघीय सरकार के अधीन एजेंट होते हैं, यानी कि उसके तहत कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट कौन था। देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय थे। कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय थे। आप सभी ने 10वीं में पढ़ा होगा कि जो अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय थे। इन्होंने क्या किया था, 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा मुगल सम्राट था जिसने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, तो वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। ठीक है, यह आपके 10वीं के एग्जाम जो बुक थी सामाजिक विज्ञान की, सोशल साइंस की, उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। अकबर की बात कर ले तो अकबर भी बहुत फेमस थे, क्योंकि ये यहाँ देख सकते हो। अगर बात करें प्रथम, अगर पूछ ले कि प्रथम कौन है, तो प्रथम की बात करें तो प्रथम आपके थे बाबर। ठीक है, प्रथम थे आपके बाबर। ठीक है, बाबर के बाद आए हुमायूं, इनके पुत्र हुमायूं 4 पुत्र थे इनके बाबर के, परंतु हुमायूं जो थे वो मेन था। हुमायूं के बाद क्या आया, हुमायूं के बाद आए थे अकबर। ठीक है, अकबर आए थे। अकबर के बाद ऐसे ही आए थे जहांगीर। ठीक है, जहांगीर, ऐसे ये पीढ़ी इनकी चलते गई थी। फिर शाहजहां, ये सब आए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये सब आए थे। इसके बाद औरंगजेब, दारा, ये सब। और लास्ट में कौन आ गए थे,
बहादुर शाह जफर द्वितीय आ गए थे। तो आपको ये सभी याद रखना है। पहला कौन था? तो बाबर था। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा, जिसमें विजय प्राप्त की, इब्राहिम लोदी को हराया, लोदी वंश का अंत किया, और उसके बाद 1526 में, ठीक है, 1526 में लड़ा गया था पहला पानीपत का युद्ध। ये पूछा जाता है। दूसरा पानीपत का युद्ध पूछेगा तो 1556 में, और तीसरा पूछेगा तो 1761 में लड़ा गया था। पर ये दोनों एग्जाम इसलिए इंपॉर्टेंट है, पानीपत के पहला दूसरा, क्योंकि ये मुगल से लड़े गए थे। ये था बाबर और था आपका इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच था, जिसमें बाबर जीता और दिल्ली सल्तनत मुगल साम्राज्य की स्थापना की। यहाँ पर देखिए ये था अकबर से लड़ा गया था, अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। तो ये कौन ने जीता था? अकबर, इसमें विजय हुआ था। ये आपको याद रखना है, ठीक है, इतना याद रखना है, ज्यादा नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जैसे पूछा गया कि इंसान की आंख कैमरे की तरह होती है, इसकी लेंस प्रणाली जिसे कहा जाता है। तो देखिए आपने कभी आंख देखा होगा, तो आंख जो होती है वो इस तरह से होती है, और इसमें देखिए कुछ इस तरह से नीचे जाती है। तो यहाँ पर जो रहता है प्रकाश, तो पूरा आइरिस से जाता है, देखिए आइरिस और पुतली से चले जाता है। जब प्रकाश जाता है तो कुछ इस तरह से जाके वापिस क्या होता है? अपवर्तन के कारण वापिस आता है, ठीक है। ये सब क्या है? अपवर्तन के कारण। तो यहाँ जो होती है ना, ये क्या लगी होती है? रेटिना लगी होती है, ठीक है, ये लगी होती है आपकी रेटिना। तो ये अगर पूछ ले कि आपकी आंख किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करती है, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करती है, जिससे जो रेटिना होता है वो क्या करता है? इसका प्रतिबिंब बनाता है वापिस आंख पे। तो यही कि ये रेटिना जो होता है, ये लेंस लगा होता है, इसमें पुतली और आपकी आइरिस होती है, यहाँ से प्रकाश जाने पे चले जाता है, और इसके बाद यहाँ पर जो रेटिना से टकराता है और प्रकाश के अपवर्तन के कारण वापिस आता है और प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंसान की आंख कैमरे की तरह होती है, इसकी लेंस प्रणाली जिसे रेटिना कहा जाता है, ठीक है, जो प्रकाश संवेदी स्क्रीन पर प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है, वापिस प्रतिबिंब आपकी आंख पे बनाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया क्वेश्चन, वर्ष 2019 के लिए पेटा पर्सन इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? देखिए पेटा पर्सन ऑफ द इंडिया 2019 के लिए किसे चुना गया था? तो विराट कोहली को चुना गया था, ठीक है, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 विराट कोहली को चुना गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, जैसे कि अगर बात कर ले कि जुलाई 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत खालिस्तान राज्य को लागू नहीं किया गया था। मतलब कि पश्चिम बंगाल में आयुष्मान कार्ड योजना लागू नहीं हुई थी 2021 तक, ठीक है। तो कहाँ लागू नहीं हुई थी? तो आयुष्मान योजना जो कि वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अच्छा शासित राज्य घोषित किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा केरल को घोषित किया गया था, ठीक है, सार्वजनिक मामलों में केरल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में 2020 में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? तो मिर्गी एक बीमारी होती है जिसमें इंसान अपना जो है वो मेडुला ऑब्लोगेंटा के कारण होती है, जहां पर अगर उसका सही नहीं रहता है तो उसके कारण उसका शरीर कंट्रोल नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है? उसे मिर्गी आ जाती है। तो ये क्या है? राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 17 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार खालिस्तान के पास होता है। तो देखिए लोकतांत्रिक देश का मतलब होता है जहां आप अपने द्वारा जो सरकार है उसे चुन सकते हैं, उसे लोकतांत्रिक। जैसे कि हम अपने द्वारा क्या होता है, अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ऐसे ही जो आपको सभी को मत देने का अधिकार होता है उसे लोकतांत्रिक देश कहते हैं। तो यहाँ कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो देखिए सबसे पहले आपका जो कानून बनता है लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, इसके बाद राष्ट्रपति जो होता है वो संसद के तहत, मतलब कि संसद क्या होता है, तो संसद इसमें क्या होता है? अंतिम अधिकार होता है। तो संसद में क्या क्या चीज आती है? तो संसद में देखिए एक तो लोकसभा आती है, एक राज्यसभा आती है, राष्ट्रपति आता है, ये तीनों मिलके क्या बनते हैं? संसद बनती है। तो पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति की साइन होकर ये बिल क्या होता है? पास हो जाता है, कानून बन जाता है। तो ये क्या हो गया? पूरा संसद के तहत आ चुका है ना। तो यही कि संसद के पास अंतिम अधिकार होता है क्या बनाने का? कानून बनाने का। और संसद का अगर पूछ ले अनुच्छेद किसमें उल्लेख किया गया है? तो 79 में उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो 79 में उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाह खेती के सापेक्ष वाणिज्यिक खेती की एक विशेषता नहीं है? तो देखिए जो निर्वाह खेती यानी कि सापेक्ष वाणिज्यिक खेती की बात करें
तो एक विशिष्ट विशेषता नहीं है। तो देखिए, वाणिज्यिक खेती का मतलब होता है बाजार में बेचने के लिए फसलें उगाई जाती है। वाणिज्यिक का मतलब व्यापार के लिए। देखिए, बड़ी मात्रा में पूंजी उपयोग की जाती है। ओके, ज्यादातर काम मशीनों से किया जाता है। मतलब कि आपको वाणिज्यिक खेती करना है, मतलब बहुत तेजी से आपको व्यापार करने के लिए करना है कोई भी चीज, तो बाजार में बेचने के लिए उसका उपयोग कर रहेंगे। क्योंकि आपको वाणिज्यिक करना मतलब व्यापार करना है, तो क्या होगा, बाजार में बेचने के लिए पूंजी अधिक लगाएंगे तो अधिक उत्पादन होगा, मशीन से काम करेंगे तो जल्दी उत्पादन होगा। परंतु ये कहां पर की जाती है, तो विकसित देशों में की जाती है, अल्प विकसित देशों में नहीं की जाती, क्योंकि ये विकसित देशों में तेजी से वाणिज्यिक कार्य किया जाता है। विकसित देश, अपना देश कैसा है, तो अपना देश विकासशील है, विकसित नहीं है। ठीक है, अपने देश में ऐसी खेती नहीं की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, पूछा गया है, खालिस्तान एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, शरीर की संरचना का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है, तो एनाटॉमी में किया जाता है। ठीक है, शरीर की संरचना का अध्ययन किसमें किया जाता है, एनाटॉमी में किया जाता है। अगर बात करें साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, अधिकतर एग्जाम में पूछ लेता है, क्योंकि साइटोलॉजी किसका अध्ययन है, कोशिका का अध्ययन है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से किसकी शुरुआत हाल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मेल्टिस के बर्ड द्वारा की गई थी। तो देखिए, हार्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मेटिंगबर्ग द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा मल्हार वाली व्यवस्था। ठीक है, ये एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि जो हाल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मेटिसबर्ग के द्वारा कौन सी व्यवस्था शुरू की गई थी, तो महाल वाली व्यवस्था शुरू की गई थी। अगर रैयत वाली व्यवस्था की बात कर ले तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, तीनों आपके सामने जो ऑप्शन में दिए गए हैं ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो ये मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, मुनरो के द्वारा ये चालू की गई थी। ये किसके द्वारा, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। व्यवहार सिद्धांत किसने दिया था, लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बहुत कुछ हुआ था जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे ट्रेन चलाना, ये सब लॉर्ड डलहौजी, डाक टिकट, ये सब लॉर्ड डलहौजी ने किया था। स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो स्थायी बंदोबस्त किसने किया था, तो कार्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा स्थायी व्यवस्था की चालू की गई थी। ठीक है, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी माल का उत्पादन किया जाता है तो इसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए, प्राकृतिक संसाधन का दोहन करके मतलब प्राकृतिक संसाधन से कोई भी चीज बनाई जाए तो उसे किस क्षेत्र में रखा जाता है, तो कृषि के क्षेत्र में ही रखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि कृषि का क्षेत्र क्या होता है, आपका प्राथमिक क्षेत्र होता है, और प्राकृतिक चित्र किससे, किसी प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं, आपके कृषि से ही प्राप्त होते हैं ना। प्राकृतिक का मतलब होता है प्रकृति से जो प्राप्त हो, प्राकृतिक होता है, तो कृषि से ही प्राप्त होगा, मतलब कि कृषि क्षेत्र आपके जो होते हैं प्रकृति उसी से प्राप्त होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पूछा गया है, राज्य मतलब सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। तो देखिए, कुल राजस्व जितना प्राप्त हुआ और उसमें जो कुल व्यय हुआ उसमें जो भी घाटा हुआ वही क्या होता है, राजकोषीय घाटा होता है। ये तीन चीज तो आपसे पूछा जाता है कि आपके बजट में कितना राजस्व प्राप्त हुआ, कुल व्यय कितना हुआ और कुल राजस्व घाटा कितना रहा। तो राजकोषीय घाटा हमेशा याद रखना रहता है। अबकी साल कितना हुआ था, 6.4 हुआ था। ठीक है, कितना हुआ था अबकी बार 2022 में, तो राजकोषीय घाटा 6.4% हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक हॉकी खिलाड़ी नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर आकाशदीप सिंह हॉकी खिलाड़ी है, अजीत सिंह हॉकी खिलाड़ी है और दीपिका ठाकुर भी हॉकी खिलाड़ी है। मनु भाकर क्या है, तो मनु भाकर भारत की फेमस है। ठीक है, ये बहुत ही फेमस है, इन्होंने ओलंपिक में भी मेडल जीता है। मनु भाकर क्या है, निशानेबाज से संबंधित है। ठीक है, निशानेबाजी खेलती है, निशानेबाजी करती है, मतलब मनु भाकर आपकी जो है वो किससे है, निशानेबाज से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, 2021 में निम्नलिखित में से कौन से देश ने 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। तो देखिए, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, तो ब्रिक्स का आपको सभी को पता है कि क्या होता है, ब्रिक्स का ट्रिक होता है यहाँ पर BRICS, मतलब कि ये क्या हो जाता है, ब्राजील, रूस, इंडिया, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए अब 13वें नंबर पे, तो ये कितने अक्षर है, 5 है। एक बार एक लाइन से चलते, पहले वर्ष इसने की थी, दूसरे वर्ष इसने की, फिर तीसरे वर्ष इसने की, फिर चौथा इसने की, फिर पांचवा इसने की, फिर छठवा इसने की, फिर सातवां इसने की, आठवां, नौवां, 10वां। ठीक है, ऐसे 11वां, 12वां और 13वां। जब 13वां हमारे इंडिया पे आया तो 13वां किसने की थी, तो देखिए भारत ने की थी। ऐसे आपकी चल रही है, तो अगली आपकी साल 2022 की बात करें तो 2022 में जो 14वीं बैठक होगी वो कौन करेगा, तो सी से चाइना करेगा ना। बस ऐसे आपको याद रखना है, ये ट्रिक होती है। ठीक है, याद करने की। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते, पूछ लेते हैं, निम्नलिखित में से
बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे को अधिक अर्पित किया गया था? तो देखिए बंगाल के किस आंदोलन में, तो स्वदेशी आंदोलन जो था, बंगाल विभाजन आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन उसे कहा जाता है। ठीक है, उसके विरोध में चलाया गया था, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उसके बाद 1906 में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, जिसमें कहा गया कि बंग नहीं चाहिए, मतलब बंगाल विभाजन हमें नहीं चाहिए। इसके तहत 1906 में ये चलाया गया था आपका जो है वो स्वदेशी आंदोलन, जो आपको याद रखना है। इसमें तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था। अगर बात करें खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1919 में चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? तो अली बंधु के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, किसके द्वारा चलाए गए थे? तो अली बंधुओं के द्वारा चलाए गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इसमें गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। और इसमें क्या कहा गया था? गांधी जी ने एक नारा दिया था, जो अक्सर पूछा जाता है, मरो करो या मरो का नारा दिया था। क्या दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था। और ये कब चलाया गया था? तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, इसमें अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर पूछ ले कि गांधी जी ने इसे क्यों चलाया था। तो देखिए 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 में क्या किया था गांधी जी ने? दांडी नामक एक जो सत्याग्रह था, नमक सत्याग्रह, दांडी नामक, ठीक है, नमक सत्याग्रह चलाया था गांधी जी ने। ठीक है, नमक सत्याग्रह चलाया था। तो ये कब चलाया था? तो 12 मार्च से चालू किए थे और 1930 थी, 12 मार्च 1930 से चालू किए। 24 दिन में ये क्या हुए? 322 किलोमीटर की यात्रा तय की। ठीक है, 322 किलोमीटर की यात्रा तय की। और ये कहाँ पहुंचे? 6 अप्रैल, ठीक है, 24 दिन में पहुंचे थे। 6 अप्रैल 1930 को ये कहाँ पहुंच गए थे? ये 24 दिन नीचे लिख लेना, इसे आपको याद करने के लिए है। ये पहुंच गए थे, दांडी पहुंच गए थे। ठीक है, ये दांडी पहुंच गए थे। ये चलाए कहाँ से थे? तो यहाँ दांडी नहीं, यहाँ लिखना आपको साबरमती आश्रम। ठीक है, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। ठीक है, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से चालू हुआ था। 12 मार्च 1930 को चालू हुआ था। 322 किलोमीटर टोटल यात्रा थी, 24 दिन की यात्रा थी। और यहाँ पर नमक सत्याग्रह था। 6 अप्रैल 1930 को यह कहाँ पहुंच गई? तो दांडी पहुंच गई। और ये क्या हो गया? नमक कानून को इन्होंने तोड़ दिया था। ठीक है, इसके बाद फिर इन्होंने क्या चलाया था? इसके बाद उन्होंने चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके विरोध में चलाया गया था। और कब चलाया गया था? तो 1930 में चलाया गया। तो किसके द्वारा चलाया गया था? तो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ये आपको याद रखना बस। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं नमक कानून वाले। आपको ये जरूर याद रखना है कि 322 किलोमीटर 24 दिन में कब चालू हुई थी? 22 मार्च 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए। साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी, अहमदाबाद से नमक सत्याग्रह था। नेक्स्ट यहाँ पर 14वीं शताब्दी का ग्रंथ लीला तिलकम किस शैली का लिखा गया है? तो देखिए लीला तिलकम किस शैली में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है मणिप्लवालम श्रेणी में लिखा गया है। ठीक है, जो आपकी शैली होती है मणिप्लवालम शैली, उसी में इसे लिखा गया लीला तिलकम को। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एनाफिलिस एक खालिस्तान है जो मलेरिया के परजीवी के वाहक के रूप में कार्य करता है। तो क्या है? एनाफिलिस एक मादा मच्छर है। ठीक है, मादा मच्छर है। तो आप सभी को पता है कि मादा जो होती है वही का मच्छर काटेगा तो आपको कुछ नहीं होगा, परंतु मच्छरनी काटेगी ना तो आपको क्या हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है, मादा एनाफिलिस एक मच्छर है जो मादा मच्छर है, मतलब महिला वाला। ठीक है, मादा मच्छर है जिसके काटने से क्या होता है? आपको मलेरिया हो जाता है। तो ये क्या है? एक एनाफिलिस मच्छर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक क्षेत्र के प्राथमिक सेक्टर का उदाहरण है? तो देखिए प्राथमिक सेक्टर में क्या आएगा? तो परिवहन तो आता नहीं है, तो सेवा क्षेत्र में चला जाता है। कपड़ा बुनना उद्योग क्षेत्र में चला जाता है। संचार भी क्या होता है? आपका उद्योग में चला जाता है। तो पानी की क्या होता है? कृषि क्षेत्र में आता है। और प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? जो कृषि से संबंधित हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र से संबंधित हो जाता है। और जो वानिकी किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है आईपीएल के 2020 के संस्करण तक मुंबई इंडियंस ने आईपीएल का खिताब कितनी बार जीत लिया है? तो 5 बार जीत लिया है। ठीक है, मुंबई इंडियंस ने सबसे ज्यादा बार खिताब जीता आईपीएल का, और वो भी 5 बार जीता हुआ अभी। ठीक है, और अगर बात कर ले 2022 की, तो 2022 में किसने जीता है? तो 2022 से देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो एक तो इसमें टोटल टीम कितनी हो गई? आपके साथ 10 टीम हो गई। नई टीम कौन कौन सी आई थी? तो एक आई थी आपकी गुजरात टाइटंस। ठीक है, गुजरात टाइटंस, और आई थी लखनऊ। ठीक है, ये 2 टीम यहाँ पर शामिल हुई थी।
ये 2 टीम यहाँ पर शामिल हुई थी। और गुजरात टाइटंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने ही अब की साल का फाइनल जीता, ठीक है, इसने ही अब की बार का जो है फाइनल जीता। किसे हराकर जीता? तो राजस्थान को हराकर जीता, ठीक है, राजस्थान को हराकर जीता। और यहाँ पर अगर पूछ ले गुजरात के कप्तान कौन है, क्योंकि फाइनल जीता है तो कप्तान भी पूछ सकते हैं, तो हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या को फाइनल मैच में क्या बनाया गया था? मैन ऑफ द मैच भी बनाया गया था। अगर बात करें कि सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, तो सबसे ज्यादा रन बनाए थे जॉस बटलर ने बनाए थे, ठीक है, जॉस बटलर ने बनाए थे, जॉर्ज बटलर ने बनाए थे। और इन्हें क्या मिला था? ऑरेंज कैप मिला था, ठीक है। और अगर विकेट की बात करें सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, तो इन्हें क्या मिला था? पर्पल कैप मिला था, पर्पल कैप। और ये कौन थे? यजवेंद्र चहल थे, ठीक है, यजवेंद्र चहल को मिला था। तो ये सभी को आपको याद रखना है, बस इतने पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। फाइनल मैच कहाँ हुआ था ये अक्सर पूछा जाएगा आपकी बार, क्योंकि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, वहां पर फाइनल मैच हुआ था आईपीएल का, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है 2022 के आईपीएल से। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, बंगाल टाइगर को खालिस्तान वर्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। तो देखिए बंगाल टाइगर जो होता है आपका चीता, जिसे हम चीता कहते हैं साधारण भाषा में टाइगर को, तो उसे कब घोषित किया गया था? तो 1972 में घोषित किया गया था, ठीक है। 1972 में जब टाइगर प्रोजेक्ट चालू किया गया था तभी भारत में जो राष्ट्रीय पशु के रूप में आपका टाइगर को घोषित किया गया। नहीं तो इससे पहले अगर बात करें 1972 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु था वो था आपका शेर। क्या था? शेर था, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अगर पूछ ले 1972 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था, तो शेर था। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है? तो देखिए जो कार्तिक माह की अमावस्या होती है, आप सभी को पता है कि अभी दिवाली आने वाली है, तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है कार्तिक माह की अमावस्या को? दिवाली मनाया जाता है। धनतेरस क्या होता है? इससे 2 दिन पहले जो 13 आती है उसी दिन मनाया जाता है कार्तिक मास के। रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो रक्षाबंधन मनाया जाता है भाद्रपद यानी कि भादव की जो होती है, भाद्रपद इसकी जो पूर्णिमा होती है उसी दिन क्या बनाया जाता है? रक्षाबंधन मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा कब की जाती है? तो दिवाली के एक दिन बाद की जाती है, ठीक है, दिवाली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा की जाती है। तो टोटल हमारे जो है वो एसएससी जीडी की 25 नवंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, इसमें जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे जीके के, इन सभी को हमने कर लिए है और डिटेल में भी आपको बता दिए है। तो ऐसे ही आपको अब टाइमिंग बता दिया हूँ कि टाइमिंग आपकी क्या रहने वाली है। तो टाइमिंग एक बार और सुन सकते हैं, जैसे कि 9:40 को आपको क्या मिलेगा? 9:40 को जीके की फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। और उसके बाद चल के 10:40 को आपको मिलेगा हिंदी का एक मिलेगी, ठीक है, एक प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। और उसके बाद चल के 1:40 को मिलेगा फिर आपको मिलेगा मैथ का सॉल्यूशन एसएससी जीडी का, ठीक है। और 3:30 बजे आपको जो आपकी हिंदी की डेली क्लासेस चल रही है इसे जरूर देखें, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 में से 25 नंबर लाने के लिए क्लास चल रही है आपकी। और 4:40 को मिलेगी आपकी फिर से एसएससी जीडी का जो सेकेंड शिफ्ट होगा उसी दिन का, उसका मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको दिया जाएगा 8:40 को जो थर्ड शिफ्ट होगा। एक डे पूरा खत्म करना है एक दिन में, क्योंकि आपके एग्जाम आ चुके हैं पास में, तो बस यही आपको थर्ड शिफ्ट मिलेगी। इतने चीज आपको ये टाइमिंग पर अगर बने रहे तो 70+ नंबर तो मैं रॉ मार्क्स आपको दिला के रहूंगा, ये वादा है मेरा, ठीक है। तो बस आपको क्लासेस रोज डेली देखना है, और वीडियो अच्छी लगी करे तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।